सर आवाज नहीं आती। देखिए, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं पढ़ेंगे। कौन सा? 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? एविडेंस के साथ में। कौन सा? जो पुराना है। कि नए में और पुराने में क्या अंतर है। भाई आप पेपर किसी भी चीज, स्पीकर बंद कर लीजिए। भाई आप पेपर किसी का भी दो। भाई आज मान लीजिए आपका जेडीए का जेलो का जो पेपर है उसमें तो पुराना आएगा, लेकिन बाद में जो भी आप पेपर दोगे, कल को आरजेएस भी दोगे, एडीजे भी दोगे, है ना? या जेएलओ की जो नई भर्ती आएगी उसमें भी दोगे, तो सब जगह अब तो नया कानून और पुराना कानून दोनों पूछ। तो पुराना कानून आपको पता है, नया कानून के साथ उसके साथ आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। तो एविडेंस में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई दो चार सेक्शन ऊपर नीचे, दो चार पांच नई बातें हैं, बाकी ये मैच कर, है ना? तो इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लिखिए, एक प्रक्रिया संबंधित विधि है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक प्रक्रिया संबंधित विधि है, प्रोसीजर लॉ। प्रक्रिया संबंधित विधि। ठीक है। तथा यह मूल प्रक्रिया विधि सीपीसी व सीआरपीसी, तथा यह मूल प्रक्रिया विधि सीपीसी और सीआरपीसी को फॉलो करती है। का अनुसरण करती है ना? देखो, विधि दो प्रकार की होती है। एक होती है सबस्टेंटिव लॉ या मूल विधि। और दूसरी होती है प्रोसीजर लॉ या प्रक्रिया। ठीक। सबस्टेंटिव लॉ को हमने दो पार्टों में बांटा है। पहला है सिविल मूल विधि, और दूसरा आपराधिक मूल विधि। ठीक है। दो प्रकार की होती है। अब एक बात बताओ, ये एक्ट आपने पढ़े हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टीपी हुआ, पार्टनरशिप एक्ट हुआ, पढ़ा है? तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, फिर ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने वालों के राइट और ड्यूटी बताए हुए हैं, और नहीं बता रहे
कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप ब्रीच कर रहे हो तो सेक्शन 73, 74 और 75 में क्या दे रखा है, इसकी रेमेडीज दे रखी। तो इसमें क्या प्रावधान कर रखा है भाई, तो क्या प्रावधान है कि सिविल मूल विधि में क्या होता है कि वह विधि जो पक्षकारों के राइट और ड्यूटी की बात करती है वो सिविल की प्रक्रिया विधि। आगे बात समझ में लिख लीजिए कि सिविल मूल विधि वह विधि जो पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के बारे में बताती है या वर्णन करती है। ठीक है, अब यहां पर टीपी पढ़ लो, सेलर के, बायर के, मोर्गेज, मोर्गेजी, इनके राइट और ड्यूटी बताए हुए। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लो, पार्टनर्स के राइट, ये राइट वो राइट यही बता रखा है। तो मूल विधि कौन सी हो गई सिविल में, जो राइट और ड्यूटी की बात करती है। और फिर लिखिए आपराधिक मूल विधि, क्रिमिनल सबस्टेंटिव लॉ, आपराधिक मूल विधि वह विधि जिसमें अपराध और दंड का प्रावधान किया गया है। ऑफेंस और पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है, उसे क्या कहते हैं, क्या, आपराधिक मूल विधि। दोनों का अंतर समझ में आ गया। ध्यान रखना, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे क्रिमिनल का पेपर पूछा कि सबस्टेंटिव लॉ क्या होता है, हम क्या लेते हैं, जिनमें पक्षकारों के अधिकार और दायित्व है। क्रिमिनल में कब, भाई अपराध क्या है, कि भाई किसी विधि ने किसी बात को पनिशेबल बना दिया गया, वही अपराध है। एक बात बताओ, भारत में इंटरनेट कब आया, भारत में इंटरनेट कब आया, भाई 87 में आ गया था, और स्पेशली 93 के अंतर्गत ढंग से काम करना शुरू कर दिया था। 93 से लेकर 2000 तक इंटरनेट को हमने मिसयूज करना शुरू कर दिया, इसलिए फिर 2000 में हमने एक आईटी एक्ट बनाया। 2000 से पहले वो बात पनिशेबल नहीं थी, लेकिन 2000 के बाद में वो चीज क्या हो गई, पनिशेबल। तो जब किसी बात को हम पनिशेबल बनाते हैं तभी वो अपराध होती है, अदरवाइज अपराध नहीं। भाई पहले एडल्ट्री ऑफेंस था, एडल्ट्री तो खत्म नहीं हुई, केवल उससे पनिशेबल नहीं बनाया इसलिए वो अपराध नहीं। आगे बात समझ, यानी पहले जो चीज, कोई भी बात अपराध कब होती है, जब वो पनिशेबल हो, यानी उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, तो ही वो चीज अपराध होगी, अदरवाइज वो चीज अपराध नहीं। समझ गए, तो पनिशेबल होना जरूरी है किसी भी चीज को। अगर उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है तो वो बात अपराध नहीं। नहीं, जैसे एक क्वेश्चन बताओ, जैसे मान लीजिए एक शादीशुदा पुरुष और एक शादीशुदा महिला लिव इन में रह रहे हैं, क्या अपराध, तो ध्यान रखना। कोई अपराध नहीं है।
उस पुरुष की जो पत्नी है उसके लिए तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस पुरुष जिसकी वो पत्नी है 498 का, सॉरी 498 का अपराध होता है, यानी किसी की पत्नी को रखना, सहचर्य से अलग रखना। आगे बात समझ, 498 का अपराध, समझ गए? कब? जब आप उसे लिव इन में अपने साथ रख रहे, लेकिन बाकी पनिशेबल नहीं है। अगर हम पुरुष की स्थिति से देखें तब तो कोई अपराध है ही नहीं, पुरुष को तो कोई लेके ही नहीं जा सकता। लेके किसको जाएगा? महिला को। तो महिला के पति की स्थिति से देखें तो 498 का अपराध। आगे बात समझ, तो 498, क्योंकि एडल्टी तो वो ऑफेंस रही नहीं, तो वो तो पनिशेबल हो नहीं सकता, तो फिर भी मरेगा तो कौन है? पुरुष ही। कौन से में? 498। समझ गए? तो वो पर, तो जो बात पनिशेबल है वही अपराध होती है, जिसके लिए अपराध के लिए दंड का प्रावधान नहीं है वो बात अपराध नहीं। समझ गए? अब तो दोनों का अंतर समझ में आया कि सिविल मूल विधि क्या होती है और आपराधिक मूल विधि क्या होती है ना? और यहां पर इन अधिकार और दायित्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिविल प्रोसीजर। और अपराधी को दंडित कराने के लिए, अपराध के दंडित कराने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर। समझ गए? दोनों की प्रोसीजर लॉ में भी अंतर है, यानी जो प्रक्रिया किसी के राइट और ड्यूटी को अचीवमेंट यानी प्राप्त करने के लिए है वो तो हो गई वो, और अदरवाइज। समझ गए? अब एविडेंस क्या है? प्रोसीजर लॉ है, लेकिन मूल प्रोसीजर लॉ तो कौन है? सीआरपीसी और सीपीसी। और एविडेंस क्या कर रही है? उसको फॉलो कर रही है। कैसे भाई? सीपीसी सीआरपीसी क्या करती है कि भाई कोई भी एक्यूज को सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने के बाद उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आएगी, चार्जशीट आने के बाद में क्या? कोग्निजेंस होगा, कोग्निजेंस के बाद चार्ज लगेगा। ये सारी बातें कौन कर रहा है? प्रोसीजर होगा। उसके बाद में चार्ज वो के बाद में वो कहता है ट्रायल चाहिए, तो ट्रायल में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, और एविडेंस कह रही है कि नहीं किसी का भी हो सकता है, तो फॉलो तो हमें किसको करना पड़ेगा? प्रोसीजर। फिर वो कहता है उसके बाद में डिफेंस होगा, लेकिन अब प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है कि भाई जो भी गवाह आएगा, चलो किसी भी तरफ से आए, उसकी सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन होगी। ये एविडेंस कह रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? प्रोसीजर क्या कह रहा है कि भाई पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आएगा, वो ठीक है ले आओ, लेकिन वो आएगा तो उसकी परीक्षा कैसे होगी? वो हम एविडेंस बताते हैं कैसे होगी, कि हम पहले मुख्य परीक्षा करेंगे उसके बाद क्रॉस होगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि नहीं पहले क्रॉस होगी। तो एविडेंस एक्ट सीआरपीसी और सीपीसी को फॉलो करता है। जैसे सीपीसी का ऑर्डर 18 पढ़ा हम, ऑर्डर 18 में क्या बोल रखा है कि भाई मामले की स्टार्ट कौन करेगा? वादी करेगा, यानी जिनके जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन पे एविडेंस पेश करेगा और दूसरा पक्षकार क्रॉस करेगा। यहां तक ये कह दिया कि जैसे दो इश्यू हैं और पहले इश्यू को साबित करने के पर एविडेंस, यानी जैसे मान लीजिए उसमें क्या दे रखा है? 4 इश्यू हैं, इसको साबित किसको करना है? वादी को, इसको प्रतिवादी को, है ना? अब प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत वादी के पास राइट ये है, ये चाहे तो केवल इसी इश्यू पर एविडेंस दे, और इस पर एविडेंस को क्या कर सकता है?
रिजर्व रख सकते हैं, ये नहीं कि सारी एविडेंस दे दे। क्यों? कि जब प्रतिवादी इस इश्यू पर कोई एविडेंस पेश करेगा, उसके बदले में इस इश्यू पर मैं क्या करूंगा, एविडेंस। ठीक है, तो इसलिए एविडेंस एक्ट क्या है, शुद्ध प्रक्रिया विधि, जो सीआरपीसी और सीपीसी को क्या करती है, फॉलो करती है। जो सीआरपीसी और सीपीसी को क्या करती है, फॉलो करती है। आगे बात समझ, चलो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो क्या ऑब्जेक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का? भाई ऑलरेडी था, तो हमने क्या किया, इसमें संशोधन किया है और कोई चीज डिफाइन की है, परिभाषित की है। नहीं, नया एक्ट बना दिया, लेकिन हमने संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया। नहीं, हमने नया एक्ट बना दिया, संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया। जिस दिन हर किताब लिखी गई थी ना, कौन सी, एविडेंस एक्ट की, तो उसमें जो एविडेंस की डेफिनेशंस थी ना, हर ऑथर ने इसको ऑब्जेक्शन किया कि एविडेंस एक्ट में एविडेंस की डेफिनेशन पूरी नहीं है। इन्होंने केवल एविडेंस के दो प्रकार बताए, एविडेंस की तो डेफिनेशन ही नहीं थी। आप देखिए रतनलाल धीरजलाल को उठा लीजिए, उसके अलावा जो भी छोटे मोटे हैं, राजा राम यादव को उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, क्रिमिनल के अंतर्गत एविडेंस एक्ट में जिस जिसकी आप बुक पढ़ोगे, हर बुक का पहले एविडेंस की डेफिनेशन आएगी, तो वहां लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट के कंप्लीटेड डेफिनेशन, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस, और वो भी नॉट कंप्लीट। तो भाई क्लासिफिकेशन किया गया है, वो भी कंप्लीट। हर ऑथर ने इस चीज को ऑब्जेक्शन किया, लेकिन फिर भी हमने डेफिनेशन नहीं, फिर भी हमने डेफिनेशन नहीं दी। सेक्शन 3 में इन्होंने डेफिनेशन क्लोज दिया है, किसने, पुरानी सी एविडेंस एक्ट। और 7 सेक्शन 4 में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, किसका, प्रिजम्पशन का। और जब हमने एविडेंस आईपीसी बनाई, तो आईपीसी में हमने क्या किया, सेक्शन 2 के अंतर्गत हमने डेफिनेशन डाल दी और सेक्शन 3 में हमने एक्सप्लेनेशन ले ली। लेकिन वहां पर जो क्या था, एक्सप्लेनेशन था, उसको हमने डेफिनेशन में ठूस दिया। अब देखो, वहां पर एक साथ थे तो समझ में आते थे कि मैं परज्यूम, सेल परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। अब एक जगह तो मिलता है कंक्लूसिव प्रूफ सी के पास स्टार्टिंग में, फिर बीच में जाकर के एम के पास मे परज्यूम, और फिर एस के पास जाकर सेल परज्यूम। सारी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन को खराब करती। नहीं, अरे कम से कम आप एक्सप्लेनेशन, जहां आप आईपीसी पढ़ा रहे हो, आईपीसी में चलो बढ़िया है कि आपने डेफिनेशन अलग कर दी, एक्सप्लेनेशन अलग कर दी, कोई बात नहीं। यहां पर डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन डालने की जरूरत कहां थी? भाई वो 4 को एक सेक्शन में ही बने रहने देते, भाई वो 3 में लिख देते, एक सेक्शन एक्स्ट्रा हो जाता तो कोई गड़बड़ थोड़ी हो गई थी। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है, और इस डेफिनेशन क्लोज से आप निकाल के बता दो उसका अर्थ। नहीं, लेकिन अब जो 2023 में बन गया, नहीं, क्योंकि बनाने वाले
बोर्ड में छोटे आदमियों को एडमिशन, नहीं तो आप ये मानो कि निचली अदालतों में इतने लर्नेड एडवोकेट हैं जो बिल्कुल बारीकी से प्रैक्टिस करते हैं। जयपुर में भी कम से कम 5% मान लो ऐसे एडवोकेट हैं जो रोज पढ़ते हैं, और जब कोर्ट में आते हैं तो आपका मन करता है कि आप थोड़ी देर इसको सुन। बाकी तो उठ करके आते हैं, लेकिन 5% जयपुर बार के वकील ऐसे हैं कि उनके आर्गुमेंट लो आप सुनोगे कोर्ट में खड़े होकर के, तो आपको ऐसे लगता है कि वाकई में मेरे को सुनना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं तो अब जो हो गया वो हो गया, अब हमें तो क्या करना है, उसी को पढ़ना है और उसी को कंपेयर। ठीक है, और कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट, शो टाइटल क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और इंग्लिश में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं रखा। दूसरा, अब जुडिक्शन की बात करते हैं। फिर दूसरा किसकी बात, जैसे हमने सीपीसी का पहला सेक्शन पढ़ा, तो इसके पहले सेक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं, जुडिक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी, क्षेत्राधिकार। अब क्षेत्राधिकार दो प्रकार का हो गया, नेचर का और एक टेरिटोरियल हो गया कि नहीं होगा, टेरिटोरियल जुडिक्शन हो गए। भाई उसमें तो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, सिविल प्रक्रिया संबंधित मामलों में, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। और ये किसको फॉलो कर रहा है, दोनों को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि नेचर के संबंध में इन्होंने कहा कि सभी प्रकार के न्यायिक कि सभी प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर एविडेंस के प्रावधान लागू होंगे। ये इन्होंने पॉजिटिव बात की। फिर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्टों के नाम हटा दिए, नई में क्या कर दिए, एक्टों के नाम हटा दिए, और केवल ये कह दिया कि जो मार्शल कोर्ट है, सेना न्यायालय है, उनकी प्रक्रिया पर, है ना, के मामलों में ये लागू नहीं होगी। अब यहां पर नेगेटिव लगा दिया कि न्यायिक मामलों में लागू होगी, परंतु मार्शल लो, सेना न्यायालय, ठीक। दूसरा, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई, यानी माध्यस्थ। और तीसरा कौन सा, शपथ पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं। नहीं बेटा, पढ़ लो। क्या है, दिखा रहा।
बिल्कुल। अब ये सेना न्यायालयों पर भी लागू करते है ना, बिल्कुल, है ना, कि इन्होंने इसको तो इंक्लूड कर दिया, किसको, मार्शल कोर्ट्स को, और बाकी ये दो जगह लागू नहीं होगी, किस पर, माध्यस्थम की कार्रवाई और शपथ पत्र। यानी अब एविडेंस एक्ट किस पे, मार्शल लॉज पे भी लागू होगी 2023 के। पहले सभी प्रकार की न्यायालय पर होती थी, इन तीन को एक्सेप्शन में डाला था, और जो 2023 की है उसमें सैन्य न्यायालय को इन्होंने क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई क्या होती है, क्या होती है, देखो जो भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको निपटाने के लिए आर्बिट्रेटर की प्रोविजन क्या है, कि आर्बिट्रेटर के थ्रू आप कॉमर्शियल जो भी मामले हैं उनको निपटाओ। जैसे मान लीजिए मैंने और आपने पार्टनरशिप फर्म खोली और हम दोनों के बीच विवाद हो गया, सिविल कोर्ट में जाएंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म पूरी जिंदगी बंद पड़ी रहेगी। पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है इसका मतलब कई लोगों का रोजगार गया, हम दोनों कोर्ट में घिस रहे हैं, हमारी पूंजी खराब हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन जो भी है इनको आप एक काम करो, आर्बिट्रेटर के थ्रू निपटो। अब आर्बिट्रेटर कौन होगा, इन्होंने कहा दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो पक्षकार अपॉइंट कर सकते हैं और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, है ना। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आजकल तो क्या है कि कुछ वकील है जैसे बड़ी चैम्बर है उनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, अब वो जो है, अब भाई जो व्यक्ति अपॉइंट कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे और इसके अनवर के बीच में कोई दिक्कत है मान लीजिए, तो हम दोनों ने किसी एक व्यक्ति पे जिस पे विश्वास करते हैं उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक। या हम दोनों को विश्वास नहीं है किसी एक पर, तो हम दोनों एक एक अपॉइंट कर सकते हैं और वो कोई तीसरा अपॉइंट कर सकता है, लेकिन हमेशा विषम संख्या में होना जरूरी होता है आर्बिट्रेटरों का, क्योंकि डिसीजन बहुमत के आधार पर होता है, डिसीजन बहुमत के आधार पर होता है, इसलिए आर्बिट्रेटरों का क्या होना जरूरी है, ठीक है। अब माध्यस्थम की कार्रवाई में हम एविडेंस को प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो सिविल कोर्ट में आर्बिट्रेटर में क्या फर्क रहेगा। मान लीजिए आपका गवाह पहले आएगा उसका बाद में आएगा, ऐसा अगर हम फॉलो करें तब तो होली, अब मैं आर्बिट्रेटर हूं, जो भी आ रहा है सबको सुना और अपने मामले को निपटा रहा, डिसीजन दिया, अवार्ड कर दिया। और पहले अवार्ड को डिक्री बनवानी पड़ती थी आर्बिट्रेटर अवार्ड को, लेकिन अब ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो डिक्री है, सिविल कोर्ट उसका एग्जीक्यूशन कर देगा। इसलिए अगर हम एविडेंस फॉलो करें तो फिर वहां तो मामला। और दूसरा आता है कि शपथ पत्रों पर हम साक्ष्य नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई सीपीसी और एविडेंस प्रोविजन करते हैं कि फॉर्मल एविडेंस को आप किस पर दे दो, शपथ पत्र पर दे दो, है कि नहीं है। सीआरपीसी में कहा 296 97 में दे रखा है कि नहीं दे रखा, 296 297 में, और यहाँ पर सेक्शन 9 ऑर्डर 19 में दे रखा है कि शपथ पत्रों पर। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये तो मना कर रहा है और ये कह रहा है कि शपथ पत्र पर साक्ष्य दे सकते हैं। तो कई बार जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको पूछ लेता है एग्जामिनर कि एक एविडेंस कहाँ लागू नहीं होती है, तो आपने कहा कि साहब आर्बिट्रेशन और शपथ पत्रों की कार्रवाई पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं। तो ये कहता है कि भाई फिर शपथ पत्र पर साक्ष्य नहीं देते क्या, तो आप कहते हो कि सर देते हैं। कहाँ देते हैं, सीआरपीसी भी कहती है और सीपीसी भी कहती है, तो क्या ये एक दूसरे के विरोधी है क्या। और आपने अभी क्या लिखा,
कि एविडेंस एक प्रक्रिया विधि है जो किसको, सीपीसी और सीआरपीसी को क्या कर रही है, फॉलो। ये क्या है, एक प्रक्रिया विधि है जो सीपीसी और सीआरपीसी को फॉलो कर रही है। तो इसलिए शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया तो जा सकता है, लेकिन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। कब तक, जब तक शपथ पत्र पर पेश किए गए साक्ष्य के लिए एडवर्स पार्टी को क्या नहीं कर दिया जाता, क्रॉस एग्जामिनेशन का या तो अवसर नहीं दिया जाता या क्रॉस एग्जामिनेशन ना कर, तभी ही साक्ष्य में एडमिशनेबल होगा। बाकी आप पेश कर दो, पेश करने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक कि वो एडमिशनेबल, जब तक कि वो एडमिशनेबल ना हो उससे कोई फर्क नहीं। तो सीपीसी और सीआरपीसी की भी बात रह गई और एविडेंस एक्ट की भी बात रह गई। तो सबसे पहले किसका, नेचर संबंधित जुडिक्शन बताएं। अब दूसरी बात करते हैं हम टेरिटोरियल जुडिक्शन की। तो टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या है, संपूर्ण, कब से, भाई इसमें तो 1 जुलाई 2024 से ही है, नहीं, और पुरानी वाली में 31 अक्टूबर 2024, 2019। और ये कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 2000, और वो कब लागू हुई है, 8 सितंबर 18। तो ये सेक्शन फर्स्ट इसका और वो सेक्शन उसका, है ना। इसमें एक नई बात जरूर जोड़ दी कि सेना न्यायालय को अब इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, पहले एक्स। फिर उसके बाद में सेक्शन 2 में क्या दे रखा है, डेफिनेशन। सेक्शन 2 में क्या दे रखा है, डेफिनेशन। सेक्शन 2 में क्या दे रखा है, डेफिनेशंस। इसको बोलते हैं हम, कोई भी कानून बनता है उस कानून का एक इंटरप्रिटेशन क्लोज होता है। क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लोज। इसमें क्या होता है कि उसके जो मेन वर्ड होते हैं, कानून के कीवर्ड्स होते हैं, उनको डिफाइन किया जाता है। कानून को क्या किया जाता है, कीवर्ड्स को डिफाइन किया जाता है। इसके लिए इन्होंने डेफिनेशंस क्लोज बनाए। आप कोई सा भी कानून पढ़ो, उसका स्टार्टिंग में क्या लिखेगा, इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन द इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। क्या दे रखा है वर्ड, संदर्भ से अन्यथा प्रतीत नहीं हो, क्या, संदर्भ से अदरवाइज प्रतीत न हो। क्या लिखा हुआ है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो मैंने बताया कि किसी भी कानून का हम जब निर्वचन करते हैं तो दो प्रकार का होता है, ग्रामेटिकल और लिटरल, यानी व्याकरणिक और शाब्दिक निर्वचन, इंटरप्रिटेशन पहला। और दूसरा होता है कौन सा, लॉजिकल। दूसरा इंटरप्रिटेशन कौन सा होता है, लॉजिकल। इसका मतलब है तार्किक, तार्किक निर्वचन।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम तार्किक निर्वचन। व्याकरणिक और शाब्दिक। देखो ये जो डेफिनेशन क्लोज है, ये इसकी ग्रामर है। किसकी ग्रामर है? उसके अलावा अगर किसी और वर्ड का अर्थ लेना होगा तो हम कहां से लेंगे? डिक्शनरी से लेंगे। जो शब्दों का रेगुलर अर्थ होता है वो अर्थ लेंगे। आगे बात समझ नहीं? जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि अनवर जा 2 सिगरेट लिया, इसका मतलब क्या हुआ? कि अनवर को सिगरेट लानी है, कितनी? 2। ज्यादा से ज्यादा अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कौन से लेकर के आऊं। लेकिन ये जब एसओ जी ने पकड़ा है, इसमें कोड वर्ड था, कोई कह रहा था 15 सिगरेट, 20 सिगरेट। आ गई बात। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं तब तो सिगरेट का मतलब, और जब हम उससे अर्थ नहीं आ रहा कि 2 सिगरेट में आपको ऐसा ही कौन बनाएगा? नहीं कि चल 2 सिगरेट लिया बीड़ी पीते हैं फिर ऐसा ही बनाते हैं, वह पॉसिबल नहीं। कि 15, 2 डिब्बी सिगरेट, 1.5 डिब्बी सिगरेट, है ना? आगे बात समझ। तो जब हम शब्दों का सीधा अर्थ लेते हैं तब तो होता है शाब्दिक और व्याकरणिक। और शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ लेने से हमारे समझ में नहीं आया कि भाई 2 डिब्बी सिगरेट में आपको ऐसा ही कौन बनाएगा? फिर एसओ जी ने ढूंढा इन 2 डिब्बियों का अर्थ। ये 2 डिब्बियों का मतलब क्या? नहीं, आप ये बात मान के चलो कि ऐसे जी जिस दिन कंक्लूजन लेगी सारी भर्तियों में पेपर नहीं। ये तो इंस्टीट्यूशन केवल एक संस्था रह गई एसओजी। अगर सारी भर्तियों की जांच करने के लिए एसओजी को थोड़ा सा मजबूत कर दें और इसकी संख्या बढ़ा दें, और इन्वेस्टिगेशन क्या है कि एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी करता है, उसको थोड़ा सा नीचे ले, और इन्वेस्टिगेशन का पावर अगर डिप्टी को भी दे दें और डिप्टी अपॉइंट कर दें, तो ये मान के चलो कि आधी वैकेंसियां दोबारा से आ जाए। और अगर ऐसा इंस्टीट्यूशनल अगर होता ना तो ये भर्ती रद्द भी नहीं होती। ये भर्ती एसओजी ने अपनी तरफ से दूध का दूध और पानी पानी करना, लेकिन कोर्ट कंफ्यूज हो गया कि यार अभी भी पानी दिख रहा है दूध में, 6% फैट नहीं आया। नहीं। हाँ, तो ये तार्किक निर्वचन होता है कि जब शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ लें और अर्थ नहीं आए तो हम क्या करेंगे? तो जो अधिनियम का उद्देश्य होता है उसके अकॉर्डिंग अर्थ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं तार्किक इंटरप्रिटेशन। देखो एक केस है, केस का नाम है आलमगीर वर्सेज बिहार राज्य, 1959 के आसपास का केस। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए। इसमें क्या है, ये जो आलमगीर है ना, ये क्या था कि एक ट्रायंगल था। ए पति, बी पत्नी और सी वो। सी कौन था? तो इस पत्नी ने क्या किया, अपना सामान पैक किया और सी के घर पे आके रहने लगी। ठीक? अब जब ये सी के पास आकर रहने लग गई तो इस व्यक्ति ने, ए ने सी के खिलाफ
498 का केस के साथ मेरी लुगाई ले गए। तो उसने कहा कि भाई, इसने जब चार्ज लगाया तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसने कहा कि साहब एक बात बताओ, आप 498 को पढ़ो, क्या लिखा है कि एक व्यक्ति ये जानते हुए कि वह किसी दूसरे की पत्नी ले जाता है, बहका ले जाता है, नहीं तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान। क्योंकि साहब मैं तो इसको लेने गया भाई, 59 की बात कर रहे हैं तो फोन फान मोबाइल वगैरह तो नहीं थे ना कि भाई फोन कर देगा आ जाएगा। ये तो अपना सामान खुद पैक करके मेरे घर पे आई, मैंने रख लिया। 498 तो मैंने नहीं। कोर्ट ने सोचा कि आगे तो फिर यही व्यवस्था हो जाएगी। अभी क्या हुआ कि हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन लगी और एक महिला ने ये कहा कि साहब मेरा को गर्भवती होना है, इसलिए मेरे पति को प्रोबेश वो सॉरी पैरोल पे छोड़ा। कोर्ट को बड़ा मानवीय आधार लगा। कोर्ट ने क्या किया, उसकी एक्सेप्ट कर दी, पैरोल के ऑर्डर कर दी। दूसरे दिन उसी जजमेंट की कॉपी लगाकर हर आदमी पैरोल मांगने लग गए। हर महिला ये कहती साहब मेरे को भी गर्भवती होना है, मेरे पति को भी पैरोल पे छोड़ो। नहीं, और नहीं जो कुंवारे थे वो प्रेमिकाओं से लगाने लगे साहब हम लिव इन में साथ रह रहे थे, छोड़ो। नहीं, हाईकोर्ट बड़ा दुखी हो गया, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट रेफर किया। नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई परिस्थिति नहीं है, केवल विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है। अब ऐसे तो सब आदमी क्या कहते हैं कि देख भाई मैं तो तेरे से बातचीत करूंगा ना कुछ कहूंगा, अपना सामान पैक करके अपने हिसाब से आ जाए, यही इंटरप्रिटेशन होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम 498 आईपीसी क्यों बनाई है, क्यों बनाई कि पति पत्नी को एक दूसरे के सहचर्य से अलग करे। तो इन्होंने कहा कि जो 498 में वर्ड है ले जाना और बहका ले जाना, उसमें आई हुई को रखना भी शामिल है, और इसे 498 का। तो कहने का मतलब एक चीज समझ में आ गई कि जब हम शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन करने से उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। किसको? जिसके लिए हमने लो बनाया है। तो हम तार्किक इंटरप्रिटेशन करते हैं, और तार्किक इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये डेफिनेशंस का अर्थ चेंज हो सकता है। इसलिए पहला वर्ड क्या दे रखा है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। भाई अगर हम तार्किक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो अर्थ चेंज हो सकता है, अदरवाइज इसका अर्थ। जैसे केस है, उस केस में क्या हुआ, दिल्ली का केस कि लोग गाय पाल रखी थी। तो गाय पालने के बाद में वो क्या करते हैं कि भाई रात को शाम को गाय आती, दूध निकाला और खोल देते, फिर वो सारा दिन चरती, फिर शाम सुबह आती, फिर दूध निकाल लेती। तो दिल्ली नगर निगम ने एक रूल बनाया कि भाई जो भी व्यक्ति, जितनी भी अबंडेड गायें हैं, कौन सी परित्यक्त गायें हैं, उन गायों को सड़कों पे से उठा करके ले। वर्ड क्या दे रखा है, अबंडेड काउस, यानी जो भी परित्यक्त गाय है। अब ये नगर निगम की गाय है, वो आई गाड़ी और ये गायों को बढ़ना शुरू किया गाड़ियों से। तो गाय मालिकों को पता चला गाय ले जा रहे हैं, तो वो गाय ऐसे कैसे ले जा रहे हैं। इन्होंने पीटा, पीटा तो उन्होंने केस कर दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब अब लोक सेवक जब लोक कर्तव्य कर रहा है तब 332 और 353 का अपराध होता है कि नहीं होता। तो इन्होंने कहा साहब ये लोक कर्तव्य तो कर ही नहीं रहे थे।
हमने तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज किया है। अबेंडेड गाय का मतलब जो स्वामी रही तो कहा हम मालिक हम गायों के, और हमारी प्रॉपर्टी को ये लेके जा रहे थे, तो लीगली काम तो कर ही नहीं रहे थे। इनके एक्ट में खुद लिखा हुआ है क्या, अबेंडेंट कैटल, है ना। और अबेंडेंट का मतलब जिसका कोई स्वामी ना हो। हम स्वामी, और हमारी गायों को हमारे आगे से लेके जाएंगे तो पिटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबेंडेड, अगर आप स्वामी हो तो अपने घर पे रखो, जो भी सड़क पे है, वो सारी अबेंडेड है, चाहे स्वामी हो या ना। दोनों बातें समझ में आ गई कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये जो पहला वर्ड है ये अपने सीपीसी में पढ़ा है, और यही हमने यहां पढ़ा। फिर हम इसकी डिक्शनरी को पढ़ेंगे, कल हम इसकी डिक्शनरी को देखते हैं।